दो महिलाएं पार्क की बेंच पर बैठकर किताबें पढ़ रही थीं। अचानक उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि आसपास के लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। फिर एक आदमी धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगा। पार्क में लोग या तो स्थिर हो गए या बेहोश हो गए। बेंच पर बैठी एक महिला ने जवाब देना बंद कर दिया और अपने बालों की पिन निकालकर अपने गर्दन में गहराई से दबा ली। एक भारी बेचैनी का माहौल हवा में फैल जाता है। वहां से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग इमारत पर काम कर रहे थे। वहां मजदूर आपस में मजाक कर रहे थे। अचानक उनमें से एक मजदूर छत से नीचे गिर गया, जिस कारण उन सबके चेहरे पर उदासी छा जाती है। हर कोई ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या था। जल्द ही एक एक करके सभी मजदूर छत से गिरने लगे, जिस कारण जमीन पर डरावना दृश्य बन गया था। इसी बीच फिलाडेल्फिया के एक स्कूल में इलियट नाम का शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा था। वे उनसे इस बात पर चर्चा करता है कि मधुमक्खियां क्यों लुप्त होने लगी हैं। तभी वहां उप प्रधानाचार्य आती हैं और वे उससे अकेले में बात करना चाहती थीं। वे उसके पीछे उस जगह पर जाता है जहां सभी टीचर इकट्ठे हुए थे। स्कूल निदेशक उनको बताता है कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक खतरनाक घटना हुई है, जिसका कारण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन अधिकारियों को संदेह है कि शायद हवा में कोई जहरीला पदार्थ छोड़ा गया था। इसलिए स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। छात्र अपना बैग पैक करते हैं और घबराकर वहां से जाने लगते हैं। इलियट का दोस्त जूलियन उसे शहर छोड़ने का आग्रह करता है, क्योंकि खतरा फिलाडेल्फिया तक भी पहुंच सकता है। जब इलियट और जूलियन स्कूल से बाहर आते हैं तो इलियट अपनी पत्नी एल्मा के बारे में बात करने लगता है। इलियट कहता है कि उसे लगता है कि एल्मा उससे कुछ छुपा रही है, जिस कारण उनके रिश्ते में दूरी बढ़ती जा रही है। जूलियन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इलियट कहता है कि इस बात को भूल जाओ, जैसे हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की हो। दूसरी तरफ एल्मा घर पर बेचैनी से बैठी हुई थी। अचानक उसका फोन बजता है और वह डर जाती है। उसे बहुत अजीब सा डर महसूस होता है। उसी समय टीवी पर अचानक एक खबर आती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। न्यूज एंकर कहता है कि न्यूयॉर्क शहर को खाली करवाया जा रहा है। एल्मा खबर सुनकर उलझन में पड़ जाती है। वह सोचती है कि आखिर ऐसा डरावना क्या है जो लोगों को खुद पर से काबू खोने पर मजबूर कर रहा है। इलियट इस पूरे हालात में खुद को संभालकर शांत रहने की कोशिश करता है। इलियट कहता है कि वह जल्दी से सामान पैक करके बस 2 मिनट में लौट आएगा। इलियट सामान लेने चला जाता है। तभी एल्मा को जॉय का एक और मैसेज आता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। उधर जूलियन अपनी बेटी जेस के साथ स्टेशन पर खड़ा है और इलियट का इंतजार कर रहा था। जूलियन इलियट को बताता है कि उसने सबके लिए टिकट पहले ही ले लिए हैं। उसकी पत्नी एवेट बाद में आएगी, क्योंकि वह अभी ट्रैफिक में फंसी हुई है। जब एल्मा स्टेशन पर आकर जूलियन से मिलती है तो उसे महसूस होता है कि जूलियन को इलियट और उसके बीच की दिक्कतों के बारे में पता है। माहौल थोड़ा अजीब और तनाव भरा हो जाता है। एल्मा सोचती है कि बेहतर होगा अगर वे इलियट के साथ न बैठें। एल्मा बिना कुछ कहे जूलियन से टिकट ले लेती है और ट्रेन में जाकर अलग सीट ढूंढती है। चारों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और इनका सफर शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ फिलाडेल्फिया के एक पार्क में भी वही खतरनाक जहर फैल जाता है और लोग हिलना डुलना बंद कर देते हैं। वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी अचानक अपनी बंदूक निकालता है और खुद को खत्म कर लेता है। पास में खड़ा एक आदमी भी उस पुलिसकर्मी की बंदूक उठाता है और वैसा ही करता है। यह सब देखकर माहौल और भी डरावना और परेशान कर देने वाला हो जाता है। ट्रेन में बैठी एल्मा को जॉय का फोन कॉल आता है। एल्मा थोड़ी झिझकती है, फिर जवाब देती है कि जो कुछ भी उसके और जॉय के बीच हुआ वह कोई गंभीर बात नहीं थी। एल्मा कहती है कि वे बस साथ में खाना खाने गए थे और इलियट को यह मानना बंद करना चाहिए कि उन दोनों के बीच कोई और बात है। थोड़ी देर बाद इलियट और जूलियन को भी जानकारी मिलती है कि फिलाडेल्फिया में वही खतरनाक घटनाएं हो रही हैं। जूलियन अपनी पत्नी एवेट को फोन करता है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से सही से बात नहीं हो पाती है। इसीलिए वह उसे मैसेज भेजता है और पूछता है कि क्या वह सुरक्षित है। एवेट मैसेज करके बताती है कि वह प्रिंसेटन जाने वाली बस में बैठ गई है। इलियट दोबारा एल्मा से मिलता है। एल्मा उसे भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है, लेकिन यह भी बताती है कि अब बोस्टन में भी हमले शुरू हो गए हैं। इलियट परेशान होकर पूछता है कि एवेट कहाँ है। एल्मा बताती है कि वह बस में सफर कर रही है। ट्रेन के सभी यात्री डरने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक ट्रेन एक छोटे से स्टेशन फिलबर्ट पर रुकती है। यात्री उलझन और डर के मारे ट्रेन से उतर जाते हैं। इलियट ट्रेन के कर्मचारी से जाकर पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्यों रुके हैं। कर्मचारी कहता है कि आगे ट्रेन नहीं जाएगी, ये आखिरी स्टॉप है, क्योंकि ट्रेन सेवा रोक दी गई है। इलियट बार बार पूछता है तो कर्मचारी कहता है कि बाकी स्टेशनों से कोई संपर्क नहीं है, किसी को पता नहीं कि आगे क्या हो रहा है। इलियट बाकी लोगों से मिलता है और बताता है कि वे एक छोटे शहर में आ गए हैं। वह सबको हिम्मत देता है कि शायद यहाँ वे खतरे से बचे रहेंगे। सब लोग पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पहले से और भी लोग मौजूद थे। इलियट छोटी बच्ची जेस को हंसाने और डर से बचाने के लिए मजेदार बातें करता है। वह उसे एक खिलौना रिंग दिखाता है जो मूड के हिसाब से रंग बदलती है। जैसे ही उसकी रिंग का रंग पीला हो जाता है, यानी अब वो मुस्कुराने वाली है।
जेस पहले तो कुछ नहीं बोलती है, पर जब इलियट थोड़ा और मजाक करता है तो वह मुस्कुरा देती है। उसी समय एक और औरत इलियट को डराने वाला वीडियो दिखाती है। वीडियो में एक आदमी शेर के पिंजरे में चला जाता है। शेर उस आदमी पर हमला करता है और लोग बस डर के मारे देखते रहते हैं। उसके बाद अधिकारी टीवी पर दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी घटनाएं और जगहों पर भी हो रही हैं। उनका कहना है कि यह किसी आतंकवादी या गैंग का काम नहीं है, यह सब सिर्फ उत्तर पूर्व के इलाकों में हो रहा है और धीरे धीरे सब जगह फैल रहा है। जब वो और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तभी लाइट चली जाती है। एक बूढ़ा आदमी डर कर कहता है कि अगर सब यहीं रहे तो कोई भी बच नहीं पाएगा। उनका मानना है कि ये जगह भी अब सुरक्षित जगह नहीं है। ऐसी घटनाएं यहाँ से 90 मीटर दूरी पर हो रही हैं। यह सुनकर लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वहां फ्रैंक नाम का एक आदमी आता है जो एक पौधों की नर्सरी का मालिक है। वो सबकी मदद करने की बात करता है। वह अल्मा, इलियट और अन्य लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसे अपने घर से कुछ सामान लेना था। वो कहता है कि जिस जगह जा रहे हैं वो जगह अभी भी सेफ है। इलियट जूलियन को पुकारता है। वो किसी से बात कर रहा होता है। जूलियन जल्दी से आता है, परेशान है क्योंकि वो 2 घंटे से डॉक्टर से बात नहीं कर पाया है। जिन लोगों से उसने बात की थी वो प्रिंसटन जा रहे हैं। वहीं एवेट अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी, इसलिए जूलियन तय करता है कि वो उन्हीं के साथ जाएगा। जाने से पहले जूलियन इलियट से कहता है कि वो उसे अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बेटी जेस को उसे सौंप रहा है। उसे भरोसा है कि इलियट के साथ उसकी बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी। जूलियन जेस को परिवार की फोटो देता है और बाकी लोगों के साथ निकल जाता है। जब वे फ्रैंक के घर पहुंचते हैं तो सब उसकी पौधों की नर्सरी में जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि शायद ये अजीब मौतें पौधों की वजह से हो रही हैं। जेस एक पौधे को छूती है पर डरकर तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। फ्रैंक समझाता है कि पौधे कुछ गैस छोड़ सकते हैं और इंसानों के व्यवहार पर भी असर डाल सकते हैं। वो पौधों से धीरे धीरे बात करने लगता है, जैसे उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा हो। वो बताता है कि रिसर्च में पाया गया है कि पौधे इंसानों के खतरे को महसूस कर लेते हैं। अचानक फ्रैंक की पत्नी डरकर दौड़ती हुई आती है। सब लोग जल्दी से वहां से जाने की तैयारी करते हैं। उसी समय जूलियन प्रिंसटन पहुंचता है, पर वहां डरावना नजारा देखता है। कई लाशें हवा में लटकी होती हैं। जीप में बैठी एक महिला घबरा जाती है। जूलियन उसे शांत करने के लिए एक आसान सी पहेली को सुलझाने के लिए कहता है। वो कहता है कि विषाक्त पदार्थ अंदर न आए, इसलिए सब खिड़कियां बंद कर दो। जब वो पहेली सुलझाने लगती है उसी पल जूलियन देखता है कि जीप की छत में एक छोटा सा छेद है। उसे एहसास होता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब उनका अंत आने वाला है। थोड़ी ही देर में जीप तेजी से जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। जीप में बैठे सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ जूलियन ही जिंदा बचता है। जूलियन हिलता डुलता बाहर आता है, सदमे में सड़क पर बैठ जाता है, फिर कांच के टुकड़े से ही खुद को चोट पहुंचाता है। उधर फ्रैंक, इलियट और बाकी लोग ग्रामीण वाले रास्तों से गाड़ी चला रहे होते हैं। इलियट नक्शा देखकर बताता है कि उन्हें किधर कहां जाना है। सड़क पर उन्हें कुछ अजीब चीज दिखती है तो सब बाहर निकलकर देखने लगते हैं। उन्हें वहां बहुत सारी लाशें पड़ी मिलती हैं। डरकर वो उस रास्ते से मुड़ जाते हैं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जैसे ही वे दिशा बदलते हैं एक आर्मी ऑफिसर आता है और कहता है कि उस तरफ भी बहुत लोग मर चुके हैं, वहां मत जाओ। अब बस 2 रास्ते बचते हैं, पर दोनों तरफ से लोग आते हैं और बताते हैं कि वहां भी विष फैल चुका है। इलियट और एल्मा वापस कार में आकर बैठ जाते हैं। तभी जॉय का फिर से कॉल आता है। इलियट आखिर पूछता है कि ये जॉय कौन है। एल्मा कहती है कि वो उसका काम का साथी है। इलियट कहता है कि जूलियन जिंदा नहीं बचा है, अब उससे बात नहीं हो सकती है। अचानक एक फौजी लौटकर आता है और कहता है कि कोई भी अब कहीं नहीं जा सकता है, सबको यहीं रुकना होगा जहां वे इस वक्त हैं। धीरे धीरे सब लोग अपनी गाड़ियों से उतरने लगते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक वापस आता है और नई जानकारी देता है। पास में एक औरत अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही होती है जो प्रिंसटन में है। वो उससे वहां के हालात जानना चाहती है। उसकी बात सुनने के लिए लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। औरत की बेटी एक बंद कमरे में छुपी हुई होती है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि दरवाजा मत खोलना और खिड़की या पेड़ों के पास बिल्कुल मत जाना। इलियट उस औरत को शांत करता है और दोबारा कहता है कि अपनी बेटी को खिड़की के पास मत जाने दे। माँ अपने बेटी से कहती है, चुप रहो और बताओ वहां प्रिंसटन में सब ठीक है या नहीं। बेटी बताती है कि बाहर सब लोग मर चुके हैं। बेटी पहले कहती है कि वो शांत बैठी है, बाहर नहीं देख रही, लेकिन फिर अचानक अजीब बातें और मजाक करने लगती है जिससे उसकी माँ घबरा जाती है। फिर वो अचानक चुप हो जाती है और खुद को मार देती है। इलियट सब सुन रहा होता है लेकिन हवा की आवाज से डर जाता है। औरत अपनी बेटी की मौत से टूट जाती है, बहुत दुखी होती है। इलियट ये सब देखकर परेशान हो जाता है और एक तरफ जाकर अकेले बैठ जाता है। जेस धीरे से इलियट के पास आती है और उसके कान में कुछ कहती है। एल्मा ये देखकर बहुत भावुक हो जाती है। फ्रैंक बताता है कि पौधे एक खास गैस छोड़कर कुछ खास लोगों के समूहों को टारगेट कर सकते हैं। एल्मा पूछती है कि कौन सी प्रजाति के पौधे ऐसा कर रहे होंगे।
फ्रैंक कहता है कि पौधे एक दूसरे की हालत समझ लेते हैं, इसलिए ये कोई भी पौधा कर सकता है। सेना अधिकारी इलियट के साथ नई जानकारी साझा करता है। वह कहता है कि आंकड़ों के अनुसार हमले शहरों में शुरू हुए, फिर कस्बों में फैल गए और अब खुले मैदानों में भी हो रहे हैं। इसका मतलब शहर वाले इलाकों में बहुत खतरा है, सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं है। अधिकारी कहता है कि वे खतरे वाले इलाके में हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि कम लोग वाले सुरक्षित जगह पर चला जाना चाहिए। अधिकारी कहता है कि 2 समूह बनाकर एक छोटे कस्बे की तरफ जाएं जो नक्शे में नहीं है। शायद वहां अब तक खतरा नहीं पहुंचा होगा। एलियट पहले ग्रुप को लीड करता है, आर्मी वाला आदमी दूसरे ग्रुप लीड करता है और फिर वहां से निकल जाते हैं। चलते समय अल्मा एलियट को एक राज बताती है जो उसने अब तक उससे छुपा रखा था। अल्मा कहती है कि अगर वो मरने वाले हैं तो वह कुछ बताना चाहती है। उसने एक बार जॉय नाम के लड़के के साथ थोड़ा रिश्ता बनाया था। वो सिर्फ एक बार बाहर गई और मिठाई खाई, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एलियट दुखी होता है और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इसके तुरंत बाद बहुत डरावना पल आता है। दूसरे ग्रुप वाला आर्मी जवान अचानक रुकता है और अजीब व्यवहार करने लगता है। वो बड़बड़ाता है, पीछे की ओर चलने लगता है, अपनी बंदूक निकालता है और खुद को ही मार देता है। उसकी आवाज एलियट के ग्रुप तक पहुंचती है। उन्हें समझ आ जाता है कि जहरीला प्रभाव अब उनके पास भी आ गया है और डर फैल जाता है। धीरे धीरे लोग खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं। एलियट गोली की आवाज सुनकर डर जाता है। एलियट सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। कुछ समय बाद एलियट कहता है कि सब घटना के पीछे पौधे हैं और हमला उनके बड़े ग्रुप की वजह से हुआ है। उनका ग्रुप बड़ा था, इसलिए शायद पौधों ने ऐसा किया। एल्मा कहती है कि उन्हें बाकी लोगों को चेतावनी देना चाहिए। एलियट दुखी होकर बताता है कि आर्मी वाला ग्रुप पहले ही निकल चुका है। अब वे 3 छोटे ग्रुप बनाकर चलने का फैसला करते हैं। वे हवा को अपने पास आते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। वे सुरक्षित रहते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और 2 लड़के जेरेड और जोश उनके ग्रुप में जुड़ जाते हैं। दौड़ते समय एलियट पास में एक छोटा ट्रक देखता है और सबको वहां ले जाता है। ट्रक के अंदर एलियट को एक रेडियो मिलता है। एक संदेश आता है कि जो खतरनाक चीजें हो रही हैं वे हवा के जरिए फैल रही हैं। उन्हें पास में ही एक घर दिखता है। वे भागकर वहां जाते हैं, पर अंदर सब नकली लगता है, जैसे कोई सामान असली नहीं है। वे फिर भी ढूंढते हैं और आखिर में एक नक्शा मिल जाता है। एलियट कहता है कि पौधे एक तरह का सिग्नल छोड़कर बात करते हैं। एल्मा पूछती है कि क्या सच में ये सब पौधों की वजह से हो रहा है। एलियट कहता है कि पक्का नहीं पता है, पर अगर पौधे सच में हमले कर रहे हैं तो उन्हें लोगों वाले इलाके से दूर रहना चाहिए, मतलब किसी शहर या गांव की तरफ नहीं जाना है। एल्मा भी इसके लिए मान जाती है। अब वे सुरक्षित हैं, इसलिए धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे पहाड़ी पर जाते हैं वहां भीड़ दौड़ती हुई दिखती है, पर अचानक वे भीड़ चलना बंद हो जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि जहरीला प्रभाव फिर से फैल चुका है। पास में खड़ा एक आदमी लॉन घास काटने की मशीन चलाता है और सीधे उसमें जा घुसता है। एलियट और उसके साथी वहां से भागकर दूर चले जाते हैं। एक लड़का एलियट की अंगूठी की तारीफ करता है, दूसरा उसे नकली बताते हुए उससे ले लेता है। उन्हें एक खेत में चालू रेडियो मिलता है। रेडियो कहता है कि लोग को पश्चिम की तरफ और पुलिस द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों की ओर जाना चाहिए। अचानक रेडियो बंद हो जाता है। आखिर में वे एक घर के पास पहुंचते हैं। एलियट पूछता है, क्या अंदर जाना चाहिए? एल्मा कहती है कि जेस को खाना चाहिए। एलियट अपनी पुरानी याद बताता है कि उसे एक सहकर्मी पसंद थी, पर कभी उससे बात नहीं कर पाया। एल्मा मुस्कुराती है और उसे माफ कर देती है। धीरे धीरे घर के पास जाते हैं। दरवाजे से देख रहे हैं कि कोई अंदर है या नहीं। जेस झूला झूलने लगती है। किशोर लड़के बेचैन हो जाते हैं और चाहते हैं कि अंदर जाएं और कहते हैं कि शायद अंदर के लोग पहले ही मर चुके हैं। वे अंदर वालों को कहते हैं कि वे सिर्फ खाना खाएंगे और निकल जाएंगे। अचानक एक लड़का देखता है कि अंदर कुछ हिल रहा है। एलियट भी देखता है। एलियट अंदर वालों से बात सुनने के लिए विनती करता है कि उनके साथ एक छोटी बच्ची है और उन्हें बस उसके लिए खाना चाहिए। अंदर से आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ। एलियट कहता है, हमारे में से कोई बीमार नहीं है, सब सामान्य और जिंदा हैं। वह इसे साबित करने के लिए गाना भी गाने लगता है। किशोर डरते हैं और कहते हैं कि शायद अंदर और लोग हैं और खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसे ही एक लड़का जबरदस्ती दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है कि तुम आतंकवादी हो। एलियट उन्हें रुकने के लिए कहता है। खिड़की से गोली चलती है और एक लड़का मारा जाता है। एलियट उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी थी। एल्मा उसे कहती है कि जेस की सुरक्षा के लिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। फिर वे तीनों भाग जाते हैं। बाद में वे एक और घर के पास पहुंचते हैं। वहां बिजली नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई लंबे समय से नहीं आया है। एलियट खुद चेक करने जाता है और घर की घंटी बजाता है। एक बुजुर्ग महिला झूले पर बैठी जवाब देती है कि माइल्स के आसपास कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग औरत सबको गर्म खाना देती है। सब थके हुए थे, इसलिए जल्दी से खाना खाने लगते हैं। वो औरत कहती है, मुझे उम्मीद है कि ये खाना काफी होगा, क्योंकि मैंने मेहमानों के आने की उम्मीद नहीं की थी। एल्मा कहती है, यह जगह बहुत सुंदर और शांत है। औरत बताती है कि पीछे एक स्प्रिंग हाउस है।
वो कहती है कि स्प्रिंग हाउस एक पतली पाइप से मुख्य घर से जुड़ा हुआ है। अगर कोई वहां धीरे से भी बोले तो आवाज इस घर में सुनाई देती है जैसे कोई तहखाने से बोल रहा हो। जब जेस बिस्किट उठाती है तो वो औरत उसके हाथ पर जोर से मारती है। वो गुस्से में कहती है, जो चीज तुम्हारी नहीं उसे मत छुओ। इलियट शांति से पूछता है, क्या आपके पास रेडियो या कुछ है जिससे बाहर की खबर मिल सके? वो जवाब देती है, नहीं, मेरे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है। वो कहती है, मुझे बाहर की दुनिया की खबर नहीं चाहिए, मेरे पास अपना काम है। वो सब चीजें खुद बनाती है, खाना भी खुद पकाती है। जब वे पूछते हैं कि क्या वह किसी से बात करती है, वो कहती है, नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती और न करना चाहती हूँ। एल्मा कहती है, अगर बाहर कोई बुरा हादसा हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा? वो गुस्से से कहती है कि मुझे बाहरी दुनिया की बात मत बताओ। वो दुखी होकर कहती है, जब मुझे जरूरत थी तब दुनिया ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए अब मैं भी किसी की परवाह नहीं करती। वो बुजुर्ग महिला कहती है कि शायद तुम्हें यहीं रात बितानी पड़ेगी। वो गेस्ट रूम दिखाकर कहती है कि यहीं सो जाओ। इलियट और एल्मा जेस को बिस्तर पर सुला देते हैं। एल्मा के चेहरे पर डर साफ दिखता है। इलियट उसे शांत करता है और कहता है कि तुम जेस का अच्छा ख्याल रख रही हो। एल्मा कहती है कि वो औरत ठीक नहीं लगती, कुछ गड़बड़ है। इलियट याद दिलाता है, हमारे पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तभी दरवाजे पर बुजुर्ग महिला की दस्तक होती है। वो कहती है, मैंने कुछ फुसफुसाते हुए सुना है। वो कहती है, तुम लोग मुझे चोरी करने वाले लगते हो। इलियट कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अजीब सवाल करती है कि क्या तुम मुझे सोते समय मारना चाहते हो? इलियट डर जाता है पर शांत होकर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सुबह होती है और इलियट उठता है। वह देखता है एल्मा और जेस दोनों गायब हैं। इलियट तुरंत उठता है, खिड़की की तरफ जाता है और पूरे घर में ढूंढने लगता है। वह किचन में देखता है लेकिन एल्मा और जेस वहां भी नहीं मिलते हैं। फिर वह उस बूढ़ी औरत के कमरे की ओर जाता है। वो दरवाजे पर पहुंचता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर दरवाजे को खोल देता है। उसे लगता है कि कोई सो रहा है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो इंसान नहीं है, वो तो बस एक नकली गुड़िया थी। तभी वो बूढ़ी औरत अचानक पीछे से प्रकट होती है। वो बहुत गुस्से और डर में चिल्लाने लगती है। वो इलियट पर आरोप लगाती है, तुम मुझे लूटने आए हो। वो चिल्लाती हुई कहती है कि अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो जैसे ही बाहर आंगन में जाती है, इलियट भी ठीक उसके पीछे पीछे जाता है। इलियट उसे समझाता है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। जैसे ही वो औरत मुड़ती है, उसका शरीर अजीब तरह से हिलने लगता है। इलियट समझ जाता है कि जहरीली हवा यहाँ तक भी पहुंच गई है। वह डरकर घर के अंदर भाग जाता है। वह कमरे में जाकर दरवाजा कसकर बंद कर देता है ताकि हवा अंदर न आए। खिड़की से वह फिर से उस बूढ़ी औरत को देखता है। वो औरत शीशे पर अपना सिर मारने लगती है। शीशे के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। वो औरत गिरकर मर जाती है। इलियट कमरे में चुप रहता है और दुआ करता है कि वो बच जाए। अचानक इलियट को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें बिल्कुल एल्मा और जेस की लगती हैं। वो जोर से उन्हें पुकारता है पर कोई जवाब नहीं आता है। वो चारों तरफ देखता है पर उस कमरे में कोई नहीं था। उसे शक होता है तो वो दूसरे कमरे में जाता है। वहां खिड़की से उसे वही स्प्रिंग हाउस दिखाई देता है जिसके बारे में औरत ने पहले बताया था। उसे एहसास हो जाता है कि आवाजें वहीं से आ रही हैं। वह जल्दी से उन दोनों को पुकारता है और चेतावनी देता है कि विष यहां तक भी पहुंच गया है। वो कहता है कि सारी खिड़कियां बंद करो और सारे छेद ढक दो। एल्मा और जेस जल्दी जल्दी से सब बंद कर देते हैं। वे पूरा घर सील कर देते हैं ताकि जहरीली हवा अंदर ना आए। सब कुछ सुरक्षित होने के बाद इलियट चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। वो डरा हुआ है लेकिन अब संभल गया है। वह माफी मांगने लगता है। वो कहता है, काश मैं तुम्हें बचा पाता, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो सोचता है, शायद ये सब कुछ पेड़ पौधों की वजह से हो रहा है। अब ये पौधे ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील हो गए हैं। वो दुखी होकर कहता है कि काश मैं तुम्हारे साथ होता, न कि एक कमरे में बंद। फिर वो अपनी और एल्मा की पहली मुलाकात को याद करता है। वो उनके पुराने रोमांटिक पल याद करता है जिससे दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दुखी हैं लेकिन एक दूसरे के लिए गर्मजोशी महसूस करते हैं। इलियट कहता है कि अगर उसे मरना भी पड़े तो वो अकेला नहीं मरना चाहता है। वो घर के बाहर जाने का फैसला करता है। एल्मा और जेस घर के सामने वाले मैदान में हैं। इलियट धीरे धीरे उनकी तरफ जाता है। एल्मा भी उसकी तरफ चलती है। जेस दोनों के पीछे पीछे जाती है। तीनों डरते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं। वो एल्मा का हाथ पकड़ता है पर कोई जहर असर नहीं करता है। सब कुछ ठीक लगता है, कोई खतरा महसूस नहीं होता है। सबको चैन मिलता है और वे घर के अंदर लौट आते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये सब हमारे बाहर आने से पहले ही खतरा रुक गया है। अब 3 महीने बीत चुके हैं। हालात सामान्य हैं। जेस अब उसी घर में उनके साथ रहती है। आज जेस का पहला स्कूल का दिन है। एल्मा उसकी माँ की तरह उसकी मदद करती है। एल्मा उसके बैग में उनकी फैमिली की फोटो रखती है ताकि उसे घर की याद रहे। इलियट उसे बाहर ले जाकर स्कूल बस का इंतजार करता है। टीवी में न्यूज आती है कि वैज्ञानिक पौधों के बारे में कुछ नई बातें बता रहे हैं। वो बताते हैं कि अब भी कुछ जगह अजीब तरह के पौधे मिल रहे हैं। मतलब
यह प्रकृति की एक जैविक प्रतिक्रिया है। रिपोर्टर पूछता है, क्या यह सब किसी तय समय पर हुआ? वैज्ञानिक जवाब देते हैं, यह नेचर की ताकत है, हम इसे पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। वो चेतावनी देता है, शायद आगे कुछ और बड़ा हो सकता है। एल्मा प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। टेस्ट में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वह मुस्कुराती है और बहुत खुश होती है। वो बाहर निकलती है और इलियट के आने का इंतजार करती है। जैसे ही इलियट लौटता है वो उसे खुशखबरी देती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि अब उनके जीवन में नई शुरुआत होने वाली थी। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।